हेलो एवरीवन, आज आप लोगों को पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताएंगे, शुरू करेंगे। लेकिन एक चीज आप जानते हैं कि जो कंपटीशन के एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं, लगभग 90% जो क्वेश्चन होते हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बनते हैं। लेकिन 1947 के पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान 1773 से लेकर के 1947 के बीच कंपनी एज में ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान जो तमाम अधिनियम, नियम, एक्ट पारित किए गए, लगभग 15 अधिनियम पारित किए गए थे 1947 तक। रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक लगभग 15 एक्ट पारित किए गए थे। कभी कभी इन एक्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जब यही क्वेश्चन आप पढ़े रहते हैं तो आपको एग्जाम में सरप्लस मिल जाता है, आप क्वालिफाई कर जाते हैं। तो हम आपको शुरू में जो रेगुलेटिंग एक्ट बना उसके संबंध में बताते हैं। जब कंपनी ने 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया, तो एकाएक कंपनी के अधिकार में बंगाल आ गया और 10 सालों के भीतर ही उन्होंने चौसा के युद्ध, बक्सर के युद्ध में मुगल बादशाह को, अवध के नवाब को और बंगाल के नवाब की संयुक्त जो सेनाएं थी उनको पराजित कर दिया। तो कंपनी के हाथ में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी आ गई इलाहाबाद की संधि के द्वारा। इसलिए बताएंगे, इसलिए मैं ब्रीफ में बता रहा हूं। तो जब आ गई तो कंपनी के जो कर्मचारी थे उनमें एकाएक बहुत सारा पैसा आ गया, वो स्वतंत्र व्यवहार करने लगे। और ये जब यहां से ब्रिटेन गए तो इनका जो रहने का जो अंदाज था वो नवाबों जैसा था, तो इसीलिए उनको व्हाइट नवाब कहा गया। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे ब्रिटेन में इन्हें व्हाइट नवाब कहा जाने लगा। लेकिन इस दौरान जो कंपनी ने बहुत सारे युद्ध किए थे तो उसमें बहुत सारे अंग्रेज सैनिक मारे गए थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट का पैसा भी बहुत लगा था। तो इसीलिए ये बात होने लगी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उस पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का क्या हो, नियंत्रण होना चाहिए। क्योंकि इस कंपनी के पीछे बहुत सारे अंग्रेज सैनिक मारे गए हैं और बहुत सारा धन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया है, व्यय किया है। और इसी को देखते हुए जब बहुत ज्यादा बहस हुई तो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ ने 2 समितियों का गठन किया कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर के, और कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन करने के लिए इन्होंने एक प्रवर समिति बनाई। एक प्रवर समिति का क्या किया, गठन किया, और एक गुप्त समिति का गठन किया। ये 2 समितियां इन्होंने बनाई और बाद में इसी गुप्त समिति की रिपोर्ट पर इन्होंने, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, इन्होंने एक एक्ट पारित किया, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया 1773 में, ये एक्ट पारित किया गया। और इस एक्ट के तहत, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, इस एक्ट के तहत जो कंपनी भारत में थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसमें और ब्रिटेन में बहुत सारा संशोधन किया गया। पहले तो हम देखते हैं कि इस एक्ट के द्वारा ब्रिटेन में क्या संशोधन किया गया। इसमें ये कहा गया कि जो ये कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, ये क्या है, डायरेक्टर हैं कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, जो इस समय इनकी संख्या 24 होती थी और ये जो डायरेक्टर थे हर साल ये चुने जाते थे। कहा गया, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कहा गया, ये जो डायरेक्टर हैं इनकी जो नियुक्ति होगी अब ये 4 साल के लिए होगी। कितना होगी, 4 वर्ष के लिए होगी। पहली चीज कही गई। दूसरी चीज ये कही गई इस एक्ट के तहत कि डायरेक्टरों की 1/4 सदस्य संख्या प्रत्येक वर्ष क्या होगी, सेवा मुक्त होगी। ये कहा गया कि ये प्रत्येक 1/4 सदस्य क्या होंगे, प्रत्येक वर्ष क्या होंगे, सेवा मुक्त होंगे। ये बात कही गई। दूसरी, जो कंपनी के जो मालिक मंडल था, ये मालिक मंडल जो प्रोप्राइटर्स थे,
ये मालिक मंडल अभी तक जिनके पास 500 पाउंड की शेयर होल्डर जो थे, 500 पाउंड के जो शेयर होल्डर थे वो भी मालिक मंडल में क्या होते थे, शामिल होते थे। अब ये कहा गया कि ये जो जिनके पास कम से कम 1000 पाउंड का जो शेयर होगा वही मालिक मंडल में क्या होगा, शामिल होगा। यानी कि मालिक मंडल प्रोप्राइटर्स की जो संख्या थी उसको भी लिमिट कर दिया गया। और ये कहा गया कि ये जो 1000 पाउंड के जो शेयर धारक होंगे जिन्होंने कम से कम 1 साल पहले इन्वेस्ट किया है वही डायरेक्टरों के चुनाव में भाग ले सकते हैं। यानी डायरेक्टर का चुनाव वो करेंगे जिनके पास कम से कम 1000 पाउंड का क्या होगा, शेयर होगा। ये 2 परिवर्तन कहां किए गए, ब्रिटेन में किए गए। इसके बाद जो भारत में अब क्या क्या बदलाव किए गए इनको देखिए थोड़ा सा। अब ये कहा गया क्योंकि कंपनी के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बहुत सारा भू क्षेत्र आ गया था। अब ये कहा गया कि जो विलियम प्रेसिडेंसी है इसका जो प्रशासक है उसी को ही बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ये कहा गया कि उसी को बंगाल का उसी को जो विलियम प्रेसिडेंसी का जो प्रशासक था उसी को कहा गया कि अब ये जो है कि ये गवर्नर जनरल है, इसी को गवर्नर जनरल बना दिया गया। और ये कहा गया कि जो भी ब्रिटिश क्षेत्र हैं, ठीक है, अब उस पर इसका क्या होगा, गवर्नर जनरल का क्या होगा, नियंत्रण होगा। यानी कि बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल, मद्रास और जो है कि बंबई, ये 3 प्रेसिडेंसी थी उसमें, बंगाल, मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी। इन तीनों प्रेसिडेंसियों पर इस गवर्नर जनरल का क्या होगा, अधिकार होगा। और भारतीय ब्रिटिश क्षेत्र में जो भी शासन के सैनिक और असैनिक जो भी कार्य थे सब इस गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के हाथों में क्या कर दिया गया, हस्तांतरित कर दिया गया। यानी कि एक गवर्नर जनरल बना और ये 4 सदस्य बने। एक गवर्नर जनरल और परिषद के 4 सदस्यों से मिलकर ही जितने भी ब्रिटिश क्षेत्र में, भारतीय ब्रिटिश क्षेत्र में जितने शासन और प्रशासन संबंधित जो भी कार्य थे ये इन्हीं के हाथों में सौंप दिया गया। और ये कहा गया कि गवर्नर जनरल अपने सपरिषद बहुमत से ही कोई निर्णय लेगा और मत बराबर की स्थिति में गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का क्या होगा, अधिकार होगा। और इस अधिनियम के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो पहला गवर्नर जनरल बना उसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स बना। ये पहला गवर्नर जनरल बना। और गवर्नर जनरल परिषद के जो 4 सदस्य थे उनमें फ्रांसिस फिलिप, वॉरवेल, मैनसन और क्लेवरिंग, ये 4 सदस्य थे। इनमें कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि वारेन हेस्टिंग का सबसे बड़ा विरोधी कौन था, तो ये फ्रांसिस फिलिप ही इनका हमेशा विरोधी था। दोनों के बीच एक बार दोनों एक दूसरे पर गोली चला दिए थे, संयोग से बच गया था ये फिलिप। ये 4 सदस्य थे और उस समय ये वारेन हेस्टिंग कहा जाता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था। और ये कहा गया कि जो भी निर्णय लेंगे वो बहुमत से लिया जाएगा। और ये जो गवर्नर जनरल थे इनकी परिषद, इन सदस्यों का जो कार्यकाल था वो 5 वर्ष था। कितना था, 5 वर्ष। याद रखिए कि डायरेक्टरों का जो कार्यकाल कितना रखा गया, 4 साल, और गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना रखा गया, 5 वर्ष रखा गया, एक किया गया। लेकिन इसके साथ साथ और एक चीज की गई कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की भी क्या की गई, स्थापना की गई। ब्रिटिश क्षेत्रों पर न्याय के लिए एक कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और ये जो सुप्रीम कोर्ट बना इसमें एक मुख्य न्यायाधीश, इसमें क्या थे, एक मुख्य न्यायाधीश थे और
3 अन्य न्यायाधीश, यानी छोटे दर्जे के 3 क्या थे, अन्य न्यायाधीश थे। ये न्यायाधीश थे। और जो मुख्य न्यायाधीश था ये था एलिजे एम्पे। और 3 अन्य जो न्यायाधीश थे, कभी कभी इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो 3 अन्य न्यायाधीश थे चैम्बर्स। कौन थे? चैम्बर्स थे, हाइट थे, और एक का नाम था लिमेस्टर। ये 3 न्यायाधीश थे और इन्हें ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों पर न्याय करने का पूरा अधिकार था। लेकिन यह भी कहा गया था कि इनके खिलाफ प्रिवी काउंसिल में, यानी कि ब्रिटेन में भी इनके खिलाफ अपील दायर की जा सकती थी। एक और इस एक्ट के तहत संशोधन किया गया। इस एक्ट के तहत यह कहा गया कि डायरेक्टरों को, ये जो डायरेक्टर हैं, इन लोगों को जो भारत से आने वाले आय और व्यय का हिसाब किताब ब्रिटेन के राजस्व विभाग को दिखाना पड़ेगा। साथ ही डायरेक्टरों को जो भी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सैनिक या असैनिक समझौते किए गए हैं, उन कागजातों को भी ब्रिटेन के राज्य सचिव के सामने क्या होगा, दिखाना होगा। एक चीज यहां बताना मैं भूल गया, ये जो न्यायाधीश थे ये आजीवन, ठीक है, इनका कोई कार्यकाल नहीं दिया गया था, यानी कि ये आजीवन के लिए क्या थे, न्यायाधीश थे। ठीक है। दूसरी चीज पूछा जाता है कि किस अधिनियम के द्वारा या किस एक्ट के द्वारा, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना प्रथम नियंत्रण स्थापित किया या नियंत्रण की शुरुआत की। तो याद रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखने की क्या की, शुरुआत की। यही से शुरुआत होती है। ठीक है। और यह जो एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट है, यह 26 अक्टूबर या 26 अक्टूबर 1774 को क्या हुआ, कार्य रूप में परिणत हुआ। ये पूछा जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट लागू कब हुआ, तो यह 26 अक्टूबर 1774 में या रेगुलेटिंग एक्ट क्या हुआ, लागू हुआ। तो मोटी मोटी बातें रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जानते रहिएगा। पहली चीज कि जो कंपनी को चलाने के लिए जो 24 डायरेक्टर थे, जिनका कार्यकाल अभी 1 साल था, इस एक्ट के द्वारा बढ़ा करके 4 वर्ष कर दिया गया। और दूसरा ये कहा गया कि जो ये डायरेक्टर हैं, ठीक है, इनके 1/4 सदस्य संख्या प्रत्येक वर्ष क्या होगी, सेवा मुक्त होगी। और डायरेक्टरों को जो चुनने का जो अधिकार है, ठीक है, कंपनी के मालिक वही चुन सकते हैं जो कम से कम कंपनी में जिनका 1000 पाउंड का शेयर जो होल्डर हो, वही चुन सकते हैं। दूसरा, जो भारत में अभी तक जो बंगाल प्रेसिडेंसी का प्रशासक था, उसे गवर्नर जनरल बना दिया गया। और ये कहा गया कि शासन की समस्त सैनिक और असैनिक शक्तियां गवर्नर जनरल और उसकी जो परिषद थी उसमें क्या कर दिया गया, नियुक्त कर दिया गया। और गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य नियुक्त किए गए। ठीक है। और गवर्नर जनरल और उसके परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल था, ठीक है, वो 5 वर्ष का था। और ये कहा गया कि गवर्नर जनरल सब परिषद बहुमत से ही कोई निर्णय लेगा। कैसे लेगा, बहुमत से निर्णय लेगा। और मत बराबर की स्थिति में गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का क्या दिया गया, अधिकार दिया गया। तो इस एक्ट के तहत जो पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया उसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है। और परिषद के अन्य जो सदस्य फ्रांसिस फिलिप, वॉरबेक, मैनसन और क्लेवरिंग थे। कौन थे, क्लेवरिंग थे। ये 4 थे। इनमें फ्रांसिस फिलिप हमेशा गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स का क्या था, विरोधी था। और दूसरी चीज, इस एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की क्या की गई, स्थापना की गई। और इसका जो मुख्य न्यायाधीश था एलिजे एम्पे था। 3 अन्य जो न्यायाधीश थे चैम्बर्स, हाइड और लेमेस्टर थे। और इन न्यायाधीशों का जो कार्यकाल था वो आजीवन भर था। और एक लास्ट चीज, इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहली बार ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्या किया, नियंत्रण रखने की क्या की, शुरुआत की। थैंक यू।